नमस्ते, स्टडी विद पाटिल में आपका स्वागत है। राम राम सभी को। आज हम करेंगे MPPSC 2022 प्रीलिम्स पेपर का एनालिसिस में इस बार आयोग ने प्रत्येक यूनिट से लगभग 10 प्रश्न पूछे हैं। टोटल MPPSC की प्री के सिलेबस में टोटल 10 यूनिट है। हर यूनिट से 10 क्वेश्चन, इस प्रकार टोटल 100 क्वेश्चन। कुछ यूनिट से 1-2 कम पूछे हैं, लेकिन एवरेजन 10 तो हर यूनिट से पूछे गए हैं। तो हम देखते हैं किस यूनिट से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। MPPSC प्री के सिलेबस की फर्स्ट यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति व साहित्य। इस यूनिट से 10 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से मध्य प्रदेश के इतिहास से 4 प्रश्न पूछे थे और मध्य प्रदेश की जनजाति से 3 प्रश्न, मध्य प्रदेश का लोक साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित 3 प्रश्न थे। सेकेंड यूनिट है MPPSC की भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में प्राचीन काल से 1 प्रश्न आया हुआ था, मध्यकाल से 2 प्रश्न थे, आधुनिक काल से 3 प्रश्न तथा धार्मिक सुधार से 4 प्रश्न पूछे गए थे। इस बार धार्मिक सुधार का वेटेज ज़्यादा था, तो टोटल सेकेंड यूनिट से भी 10 प्रश्न ही पूछे गए थे। प्री की थर्ड यूनिट है मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश के भूगोल से लगभग 13 प्रश्न थे। भूगोल थोड़ा सा ज़्यादा पूछा गया था। भूगोल के अंतर्गत वन से संबंधित 2 प्रश्न थे, नदियाँ एवं परियोजना से संबंधित 3 प्रश्न थे, मध्य प्रदेश की जलवायु से रिलेटेड 2 प्रश्न थे, मध्य प्रदेश के खनिज से संबंधित 3 प्रश्न थे, सिंचाई व से संबंधित 1 प्रश्न तथा कृषि से संबंधित 2 प्रश्न थे। इस प्रकार मध्य प्रदेश के भूगोल से टोटल 13 प्रश्न पूछे गए थे। वन, नदियाँ, जलवायु, खनिज, सिंचाई एवं कृषि से प्रश्न संबंधित थे। अगली यूनिट है हमारे पास चौथी यूनिट में भारत एवं विश्व का भूगोल। इससे भी टोटल 10 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से भारत के भूगोल से 6 प्रश्न थे तथा विश्व के भूगोल से 4 प्रश्न थे। भारत के भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक भूगोल से 3 प्रश्न थे, जो रिलेटेड प्रकृति से, जल वगैरह, भूमि, कृषि और जनगणना से थे 2 प्रश्न। भारत की जनगणना 2011 की। ऊर्जा से संबंधित 1 प्रश्न पूछा गया था। विश्व के भूगोल से 4 प्रश्न थे, जिसके अंतर्गत भौतिक भूगोल से 1 प्रश्न था। वो भी किससे रिलेटेड है? देश से रिलेटेड था, जो हम आगे देखेंगे। अगला प्राकृतिक भूगोल से 2 प्रश्न थे, जिसके अंतर्गत 1 प्रश्न नदी से था। पर्वत से रिलेटेड 1 प्रश्न था, जो विश्व भूगोल से पूछा गया था। 5th यूनिट है मध्य प्रदेश प्रीलिम्स की। मध्य प्रदेश की इसमें मध्य प्रदेश की संवैधानिक व अर्थव्यवस्था है 5वीं यूनिट में, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था मतलब पॉलिटी से 5 प्रश्न थे तथा सेकेंड मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी से 2 प्रश्न थे। तो टोटल 7 प्रश्न 5th यूनिट से थे। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मध्य प्रदेश की जनगणना से 1 प्रश्न था और कल्याणकारी योजनाओं से 1 प्रश्न पूछा गया था। तो ये हमारी 5th यूनिट हो गई, जिससे 7 प्रश्न थे। छठी यूनिट, जिसके अंतर्गत भारत का संविधान एवं अर्थव्यवस्था वर्णित है, जिससे टोटल 11 प्रश्न थे। संविधान से टोटल 9 प्रश्न पूछे गए थे और अर्थव्यवस्था से मात्र 2 प्रश्न थे। 7वीं यूनिट में हमारे पास विज्ञान एवं पर्यावरण है, जिसके अंतर्गत बहुत से छोटे छोटे टॉपिक है, जिससे कुल मिलाकर 10 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें साइंस से रिलेटेड सिर्फ केवल 2 प्रश्न थे, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से 3 प्रश्न थे, पोषण व स्वास्थ्य से 3 प्रश्न थे, मानव शरीर संरचना 1 प्रश्न सीधा हड्डी से पूछा गया था, खाद्य प्रसंस्करण से भी 1 प्रश्न पूछा गया था। जो सब ये टॉपिक सिलेबस में स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। तो इस बार आयोग ने सिलेबस के हिसाब से ही पूरा पेपर पूछा है। 8वीं यूनिट है हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं मतलब करेंट अफेयर के अंतर्गत भी उन्होंने स्पष्ट रूप से सिलेबस में लिखा है कि महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान व घटनाओं, इनसे रिलेटेड 4 प्रश्न थे और खेल से रिलेटेड पूछे गए तो खेल से रिलेटेड 3 प्रश्न थे, जिसके अंतर्गत 1 प्रश्न पुरस्कार से भी पूछा गया था। तो टोटल इस यूनिट से भी 7 प्रश्न पूछे गए थे। यूनिट 9 हमारे पास है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिससे कुल 10 प्रश्न थे, जो हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से 10 प्रश्न पूछे गए थे। यूनिट 10 में भी हमारे पास आयोग है, आयोग से भी 10 प्रश्न पूछे गए। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्पष्ट रूप से सिलेबस में लिखे हुए नहीं हैं लेकिन पूछे हैं, जैसे संगठन जो हमेशा आयोग पूछता है, और एक योजना जो भारत से रिलेटेड थी। सिलेबस में मध्य प्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाओं तो लिखा गया लेकिन भारत की नहीं लिखा गया है, फिर भी एक योजना वो हमेशा आयोग पूछता है। तो ये हमारा यूनिट वाइज हो गया है। हर यूनिट से लगभग 10 प्रश्न तो पूछे गए हैं।
अब प्रश्नों का लेवल क्या था वो हम देखते हैं। इस बार आयोग ने थोड़ा सा सरल पेपर पूछा था, रिपीट क्वेश्चन भी हुए हैं। तो अब आइए हम देखते हैं यूनिट फर्स्ट से पूछे गए प्रश्न। टोटल फर्स्ट से कितने 10 प्रश्न पूछे गए। यूनिट फर्स्ट में क्या दिया गया है, मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित है यूनिट फर्स्ट। तो मध्य प्रदेश के इतिहास से आगे हमने देख लिया कि 2-4 क्वेश्चन इतिहास से, कुछ जनगणना से है। तो इतिहास से रिलेटेड प्रश्न हमारे पास पहला है, किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है। तो ये इसका आंसर था सांची स्तूप। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, धर्मराजेश्वर स्मारक किस प्राचीन नगर से संबंधित है, जो दसपुर से। धर्मराजेश्वर का मेला भी दसपुर मंदसौर में लगता है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास था मध्य प्रदेश के इतिहास से, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, शहादत खां व गोपाल वंश का संबंध किस स्थान से। तो आंसर था इंदौर। बाकी 2 नाम तो नहीं पता, लेकिन शहादत खान का 1857 क्रांति से संबंधित हमारे पता रहता है, क्योंकि शहादत खां की जो मजार है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का अंदर इंदौर लगा सकते थे। चौथा प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगे देव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया था। तो इसका आंसर था अलबरूनी। ये 4 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के इतिहास से पूछे गए थे। मध्य प्रदेश की जनजाति से टोटल 3 प्रश्न पूछे गए थे, जो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन था, आनंद सिंह श्याम व धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्न में से किस कला से। तो आंसर था गौण चित्रकला से। चित्रकला से रिलेटेड हर बार आयोग क्वेश्चन पूछता ही है। सेकेंड क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा कथन ढोकरा कला के लिए सही नहीं है। आयोग ने 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें आयोग ने 2 आंसर सही माने फाइनल आंसर के में। तीसरा ऑप्शन सी था, यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है। तो यह सही नहीं है। चौथा ऑप्शन आयोग ने दिया है, सभी कथन सही हैं। अब आयोग का ये लॉजिक समझ में नहीं आया, अगर सभी कथन सही है तो ऑप्शन सी गलत कैसे हो सकता है, जबकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आयोग ऑप्शन सी में बोल रहा है कि यह कथन सही नहीं है, और डी में बोल रहा है कि सभी कथन सही हैं। इस प्रकार आयोग ने इसके फाइनल आंसर की में 2 आंसर सही दिए। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया जनजाति से, किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है। तो सहरिया जनजाति को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत साहित्य से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन है, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्न में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे। तो आंसर था लोकमत। सेकेंड क्वेश्चन था, निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आंसर था भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। साहित्य से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन हमारे पास था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन थे हमारे पास, सांकेत रामायण कला संग्रहालय ओरछा में स्थित है, प्रेमचंद सृजन पीठ उज्जैन, मुक्तिबोध सृजन पीठ सागर, तुलसी शोध संस्थान भोपाल। तो ऊपर के 3 आंसर तो सही थे, लेकिन चौथा आंसर गलत में है, शायद तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट में स्थित है। ये हमारे यूनिट फर्स्ट से टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यूनिट सेकंड से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इस प्रकार से, जो है भारतीय इतिहास व धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसके अंतर्गत भारतीय इतिहास से टोटल 6 प्रश्न थे और धार्मिक सुधार से 4 प्रश्न पूछे गए। धार्मिक सुधार का थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज रहा। पहला क्वेश्चन था, भारत छोड़ो आंदोलन की स्थिति को शुरू हुआ था। तो यह क्वेश्चन आयोग ने डिलीट कर दिया, क्योंकि नॉर्मल उसकी डेट 8 अगस्त है और आयोग ने उसमें 9 अगस्त दिया हुआ था। 8 अगस्त ऑप्शन में नहीं था, बाद में आयोग ने फाइनल आंसर की में क्वेश्चन डिलीट कर दिया है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यह था आंसर 1336 AD। थर्ड क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी। तो आंसर था 3 कठिया पद्धति। चौथा था, परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी। तो यह थी महाराष्ट्र में हुई थी। ये हमारा धार्मिक सुधार से संबंधित है। पांचवा क्वेश्चन इतिहास से था, तहकीक-ए-हिंद किताब के लेखक कौन है। तो ये है अलबरूनी। अलबरूनी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछ लिए, एक MP में कलचुरी वंश से संबंधित था और एक यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो आयोग का यह पैटर्न चलता है कि वो पूछता है तो फिर एक टॉपिक से ही 1-2 क्वेश्चन वहीं से उठा लेता है, 2-3 क्वेश्चन। छठा प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना रिक्त स्थान में हुई थी। तो ये स्थान था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के भी 2 आंसर पूछ लिए। परंपरा के अनुसार अलवारों और नयनारों की संख्या कितनी थी। तो इतिहास में 12 अलवार व 63 नयनार हैं।
8वां प्रश्न है, निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है। फाइनल आंसर की में आयोग ने इसके 2 आंसर जवाब सही दिए हैं। सी ऑप्शन सांची में भी बौद्ध गुफाएं नहीं है और डी ऑप्शन था बलसार जहाँ पर भी बौद्ध गुफाएं नहीं है। तो दोनों आंसर सही हैं। 9वां प्रश्न है हमारे पास, संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे। तो आंसर था सिद्धो। 10वां क्वेश्चन जो धार्मिक सुधार से था, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। यह कथन था कबीर जी का। तो ये हमारे सेकेंड यूनिट से भी 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यूनिट 3 से पूछे गए सवाल इस प्रकार है। यूनिट 3 में है मध्य प्रदेश का भूगोल, जिससे टोटल 13 प्रश्न पूछे गए जो इस प्रकार है। पहला है वन से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो ये आंसर ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन थे रतलाम, श्योपुर, उज्जैन और इंदौर। तो इन चारों ऑप्शनों में श्योपुर में वन का प्रतिशत सर्वाधिक है। सेकेंड क्वेश्चन था 1 से, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूरसिंह द बारहसिंगा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो आंसर था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश MPPSC प्री के सिलेबस में स्पष्ट राष्ट्रीय उद्यान नहीं लिखा गया है, तो ये 1 के अंतर्गत ही हमने इसको रख दिया है। मध्य प्रदेश की जलवायु से क्वेश्चन थे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है। ऑप्शन थे नरसिंहपुर, मंदसौर, मंडला और छतरपुर। तो ये मंडला में, इन चारों ऑप्शनों में से मंडला में सर्वाधिक वर्षा होती है। चौथा प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट था हमारे पास, शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिणी भागों की तुलना में कम हो जाता है, सही है। बी ऑप्शन था, राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जो सही है। ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया में तापमान कम रहता है, जो ऑप्शन गलत है, जबकि अधिक रहता है। डी ऑप्शन था, सामान्यतः शीत ऋतु शुष्क होती है। सी ऑप्शन गलत है, जिसका आंसर सी सही है। अगला है मध्य प्रदेश से खनिज संसाधन। खनिज से मध्य प्रदेश में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से मैंगनीज के बड़े भंडार किसमें है। तो आंसर था बालाघाट। ऑप्शन थे बालाघाट, नीमच, सागर और दमोह। सही आंसर है बालाघाट। छठा क्वेश्चन था, भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर आयोग ने दिया है चौथा, 4th नंबर। 7वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान रखना है। तो पहला ऑप्शन था, लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में 3रा स्थान है। सेकेंड था, जबलपुर जिले के उत्तर पूर्वी भाग में हेमेटाइट के जमाव है। थर्ड ऑप्शन था, यहाँ के जमाव में अभ्रक और सिलिका की मात्रा अधिक है। फोर्थ था, छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद लौह अयस्क के भंडार घट गए, जो सही था। तो इसमें गलत ऑप्शन था ऑप्शन ए, 3रा स्थान नहीं है मध्य प्रदेश का, और कोई सा स्थान है। नदियों एवं परियोजना से जो प्रश्न पूछे गए हैं मध्य प्रदेश से संबंधित, वो इस प्रकार है। बीना नदी निम्न नदियों में से किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन था बेतवा, धशान, बेवस और बनास। तो ये है बेतवा की सहायक नदी। 9वां क्वेश्चन था, अखरानी और मधवार पहाड़ियों के मध्य निम्न में से किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई है। तो आंसर इसका आयोग ने दिया है नर्मदा नदी। 10वां प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित सिंचाई परियोजना और उनके स्थानों के युग्मों में कौन सा गलत है, गलत युग्म बताना है। ऑप्शन था बारना, रायसेन, जो सही है। कोलार परियोजना सीहोर में, सही है। सुक्ता परियोजना बैतूल, जो गलत है। सुक्ता परियोजना शायद खरगोन जिले में स्थित है। पुनासा परियोजना खंडवा, जो सही है। मध्य प्रदेश की कृषि एवं सिंचाई से प्रश्न इस प्रकार है, मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है। तो आंसर था कुएं एवं ट्यूबवेल, जो सही है। 12वां प्रश्न था, मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन थे हमारे पास, बघेलखंड में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। सेकेंड ऑप्शन था, लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरकता अधिक होती है। सी ऑप्शन था, मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में उत्तर पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, अपने को सही बताना। तो ऑप्शन 1, 3 और 4 सही है, केवल 2 गलत है। लाल व पीली मिट्टी में उर्वरकता अधिक होती है, जबकि उर्वरकता कम होती है, सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी में होती है। 13वां क्वेश्चन था भूगोल से मध्य प्रदेश के, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन थे मंदसौर, शहडोल, सतना और बुरहानपुर। आंसर था बुरहानपुर, जो केले और कपास के लिए प्रसिद्ध है। कपास के लिए स्पेशल
खंडवा और खरगोन भी प्रसिद्ध है, लेकिन केला भी पूछा गया है, इसलिए बुरहानपुर। यूनिट 4 से पूछे गए प्रश्न। यूनिट 4 में क्या दिया गया? भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसके अंतर्गत भारत के भूगोल से 6 प्रश्न पूछे गए हैं, विश्व के भूगोल से 4। भारत के भूगोल से पूछे गए प्रश्न। पहला है, सुंदरवन में किस प्रकार के वन हैं? आंसर है तटीय व ज्वारीय वन। सेकेंड है, वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक था? ऑप्शन था आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। तो जिसका आंसर था गुजरात, मूंगफली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। थर्ड क्वेश्चन था, भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से सही नहीं पूछा है। तो पहला ऑप्शन है, हमारे देश में मुख्यतः हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार हैं, जो कि सही है। सेकेंड ऑप्शन था, देश के लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड एवं ओडिशा में है, जो गलत ऑप्शन है। जो सही ऑप्शन बी गलत था। सी ऑप्शन पूछा गया था, कर्नाटक राज्य में बेल्लारी लौह अयस्क का प्रमुख खनन क्षेत्र, सही है। मयूरभंज जिले का लौह अयस्क ओडिशा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था बी। सेकेंड है, जनगणना से, भारत की जनगणना से कौन से प्रश्न पूछे गए थे? तो प्रश्न चौथा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? ऑप्शन था अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मेघालय और पंजाब। तो सही आंसर है मेघालय। पांचवा क्वेश्चन था, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर प्रतिशत सर्वाधिक थी? ऑप्शन थे मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र। और सही जवाब है मिजोरम। मिजोरम में महिला साक्षरता दर का प्रतिशत सर्वाधिक था। ऊर्जा से क्वेश्चन पूछे गए थे। भारत की ऊर्जा से, भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, भारत में पवन ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो सही था। गुजरात में देश की कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लगभग 22% है, सही है। वर्ष 2021 में तमिलनाडु की पवन ऊर्जा क्षमता देश की कुल क्षमता की लगभग 24% थी, जो सही है। ऑप्शन डी है, पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, जो ऑप्शन गलत है। तो आंसर डी इज द राइट आंसर। ऊर्जा से भी हर वर्ष आयोग एक न क्वेश्चन जरूर पूछता है। अगला है विश्व भूगोल। विश्व भूगोल से टोटल 4 प्रश्न पूछे गए हैं, जो इस प्रकार है। 90 ईस्ट रीज, 90 डिग्री पूर्व रीज निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर है हिंद महासागर। 8वां प्रश्न था हमारे पास, एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध लैंडलॉक देश नहीं है? ऑप्शन थे नेपाल, थाईलैंड, लाओस और भूटान। इसमें से थाईलैंड जो है समुद्री तट से इसकी सीमा साझा होती है। थाईलैंड इज द राइट आंसर। 9वां प्रश्न है भारत के भूगोल, विश्व के भूगोल से। दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मेकोंग निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? ऑप्शन थे कंबोडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, लाओस। तो सही आंसर था बांग्लादेश। बांग्लादेश से मेकोंग नदी नहीं गुजरती है। 10वां क्वेश्चन था, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह भारत एवं विश्व भूगोल से हमारे 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए। यूनिट 5 से पूछे गए प्रश्न। यूनिट 5 क्या कहती है? मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का दिया गया यूनिट 5 में, जिसके अंतर्गत टोटल 7 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, जिससे प्रश्न है मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो डायरेक्ट आंसर था सरला ग्रेवाल। सेकंड था, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है? तो 1000। थर्ड क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो 3 बार। चौथा था, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? तो वो है ऑप्शन ए था हमारे पास मंत्री गृह विभाग, गलत ऑप्शन था। बी था मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री। सी था मंत्री वित्त विभाग। डी था मंत्री संसदीय कार्य विभाग। तो सही जवाब था मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री। 5वां प्रश्न था पॉलिटी से, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डायरेक्ट आंसर था रविशंकर शुक्ल, प्रथम मुख्यमंत्री। अर्थव्यवस्था से, जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, इसी के अंतर्गत जनगणना भी रखी गई है सिलेबस में। तो जनगणना से प्रश्न था, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है डिंडोरी, अलीराजपुर, निवाड़ी और मंडला। तो सही जवाब है डिंडोरी। डिंडोरी। 7वां प्रश्न था, मध्य प्रदेश की सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी? तो 1000 रुपये प्रति माह। अभी कांग्रेस सरकार ने 1500 प्रति माह देने की घोषणा की है, और उसी के बाद शिवराज सिंह चौहान ने
3,000 रुपये तक की राशि बढ़ाने की बात कही है। यूनिट 6 से पूछे गए प्रश्न। यूनिट 6 में क्या दिया गया है? भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। टोटल 11 प्रश्न इससे पूछे गए हैं, जिसमें ज़्यादा वेटेज संविधान का है, संविधान से ज़्यादा प्रश्न पूछे हैं, अर्थव्यवस्था से थोड़े से कम प्रश्न। पहला है संविधान से, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डायरेक्ट आंसर था श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। सेकेंड था, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो आंसर था अनुच्छेद 72। थर्ड प्रश्न था, मौलिक अधिकार के बारे में निम्न शब्द कहें। एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। यह कथन किसका है? तो आंसर था जवाहरलाल नेहरू का। ये सिलेबस में कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन कथन आयोग हमेशा पूछ रहा है। इस बार 2 कथन पूछे गए। भारतीय संविधान से अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है? तो आंसर था अनुच्छेद 222 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन था, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो आंसर था 13 दिसंबर 1946। छठा प्रश्न था, भारतीय संविधान का 91वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आंसर था मंत्री परिषद की संख्या को सीमित करना। इस बार आयोग ने डायरेक्ट सिलेबस की जो लाइन बाय लाइन है उससे क्वेश्चन उठाए हैं। सिलेबस में स्पष्ट लिखा गया है संवैधानिक संशोधन, स्पष्ट लिखा है संविधान सभा, और स्पष्ट लिखे गए हैं 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की है? तो ये आंसर था 1919 का भारत सरकार अधिनियम। दोनों स्पष्ट लाइन बाय लाइन सारे प्रश्न पूछे आयोग ने। अगला प्रश्न था, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। अगला प्रश्न था पॉलिटी से, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 61। 9 क्वेश्चन संविधान से थे। उसके बाद अर्थव्यवस्था से 2 क्वेश्चन थे। भारत की किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आंसर था 1949। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? लाभ, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा, माल की उपलब्धता में कमी, आर्थिक विकास में कमी, उच्च बेरोजगारी दर। तो लाभ तो ये 3 तो नेगेटिव चीज़ें, लाभ में पॉजिटिव होना चाहिए, तो आंसर है बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा। अगला है यूनिट 7 से पूछे गए प्रश्न। यूनिट 7 के अंतर्गत विज्ञान एवं पर्यावरण है, जिसके अंदर बहुत सारे सब टाइटल है। उन्हीं टाइटलों से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। विज्ञान से प्रश्न था, एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ पीवोट को कहते हैं? तो इसे कहते हैं सिनोवियल जोड़। जो टॉपिक में सिलेबस में लिखा गया मानव संरचना, उसी से ये पूछा गया है, हड्डी से रिलेटेड है। सेकेंड प्रश्न है, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैगन निम्न में से किसके लिए विकसित किया गया था? यह कीट प्रतिरोध के लिए विकसित किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है, मनुष्यों में कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक होता है? विटामिन के। आंसर सही है। फोर्थ क्वेश्चन था, वायु की गति का मापन किया जाता है? तो एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति का मापन किया जाता है। ये 4 प्रश्न थोड़े से साइंस से रिलेटेड थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, चारों के मिला के। बी है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से। पर्यावरण से प्रश्न था, IIFM भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है भोपाल में। छठा था, वह क्षेत्र जो 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है? आंसर था इकोटोन। अगला प्रश्न है, निम्न में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है? ऑप्शन थे थार मरुस्थल, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दक्कन का पठार। तो सही जवाब है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न था हमारे पास खाद्य प्रसंस्करण से। प्रश्न था, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्न में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादकों के लिए अनिवार्य किया गया? तो यह चिन्ह है FPO। अगला है प्रदूषण से। प्रदूषण से प्रश्न पूछा गया था, कौन सा प्रदूषण मनुष्य में इटाई रोग करता है? तो कैडमियम प्रदूषण मनुष्य में इटाई रोग करता है। स्वास्थ्य से एक प्रश्न था, आयुष किसका संक्षिप्त रूप है? आयुष का फुल फॉर्म पूछा गया था। आयुष में A फॉर आयुर्वेद, Y फॉर योग और प्राकृतिक चिकित्सा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्ध, H फॉर होम्योपैथी।
अगली यूनिट है हमारे पास यूनिट 8। यूनिट 8 के अंतर्गत करेंट अफेयर्स है, जिसके अंतर्गत 7 प्रश्न पूछे गए। सिलेबस में 2 टॉपिक डिवाइड है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान व महत्वपूर्ण घटनाओं से, और एक खेल और पुरस्कार से संबंधित है। तो घटनाओं से है पहला प्रश्न, वर्तमान में अप्रैल 2023 भारतीय थल सेनाध्यक्ष कौन था? तो मनोज पांडे सही जवाब था। ये किससे पूछ लिया गया? महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से। अगला क्वेश्चन था, कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफिनडेक 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान था? आंसर था पुणे। एक घटना से रिलेटेड है। अगला है, मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो यह था इंदौर में समिट आयोजित हुई थी। अगला था, भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश से किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की थी? आंसर है महू। मध्य प्रदेश से रिलेटेड 2 है करेंट अफेयर, बाकी भारत से रिलेटेड है। आगे खेल एवं पुरस्कार से प्रश्न इस प्रकार थे, फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता था? तो लियोनल मेसी ने। और टीम कौन से जीती थी? अर्जेंटीना, जिससे कैप्टन थे लियोनल मेसी। अगला प्रश्न था हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेली थे? खेल से संबंधित, रंगास्वामी कप पोलो, शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट, यादविंद्र कप हॉकी, रोवर्स कप फुटबॉल। क्या पूछा गया? सुमेली थे। तो रंगास्वामी कप सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये शायद हॉकी से रिलेटेड है। और आंसर कौन से सही है? 2, 3, 4। तो आंसर था 2, 3, 4 सही है। अगला क्वेश्चन था खेलों से, हॉकी के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? तो आंसर था रोमेश पठानिया। अगला है यूनिट 9 से पूछे गए प्रश्न। यूनिट 9 के अंतर्गत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एवं टेक्नोलॉजी। टोटल 10 प्रश्न थे, जो इस प्रकार है। पहला है, देश की सीमाओं से परे ई-कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? ऑप्शन थे अमीरी, अंतरक्रियाशीलता, विश्वव्यापी पहुंच और सर्वविद्यमानता। तो सही जवाब है सी, विश्वव्यापी पहुंच, मतलब वर्ल्ड लेवल तक पहुंच। सेकेंड क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा रोबोट का फ़ायदा नहीं है? रोबोट का फ़ायदा नहीं है पूछा है। वह असमर्थ मनुष्यों की मदद कर सकता है, ये तो फ़ायदा है। बी ऑप्शन था, वह नौकरियों को विस्थापित कर सकता है, जो कि घाटा है। तो यह ऑप्शन गलत है। फायदे के अंतर्गत अगला ऑप्शन था, वह खतरनाक स्थितियों में प्रयोग किए जा सकते हैं। सही है, आग वाली स्थितियों में। वह थकते नहीं है और नहीं विश्राम करते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? तो इसका सही जवाब था, सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना सोशल मीडिया अनुकूलन है। चौथा प्रश्न था ICT से, साइबर सुरक्षा की विशेषता है। विशेषता पूछिए, अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरों की रोकथाम या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पांचवा प्रश्न था, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो आंसर है जॉन मैकार्थी। छठा प्रश्न था ICT से, निम्न में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन था एलेक्सा, कोर्टाना, सीरी और कोर्टेक्सा। तो कोर्टेक्सा नहीं है, एलेक्सा, सीरी और कोर्टाना है। सीरी एप्पल का है। सातवां प्रश्न था ICT से, निम्न में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है? ऑप्शन ए है नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना तथा अधिकार देना। ऑप्शन बी था नागरिकों को उचित एवं पक्षपात विहीन निर्णय देना। ऑप्शन थी तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। ऑप्शन डी था ई वाणिज्य, ई कॉमर्स में लोगों का विश्वास सुनिश्चित करना। पहली आंसर की आयोग ने ऑप्शन ए से ही दिया था, नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना तथा अधिकार देना। लेकिन फाइनल आंसर के में आयोग ने अपना आंसर चेंज किया, वो ऑप्शन सी को सही माना, तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन था जेनर डायोड, बी वेरेक्टर डायोड, सी टनल डायोड, डी शॉटकी डायोड। तो सही आंसर है टनल डायोड। नौवां प्रश्न था ICT से, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के पक्षपात का स्रोत नहीं है? ऑप्शन था ए डेटा, सी लोग, बी एल्गोरिज्म, डी क्षमता। तो डी क्षमता सही आंसर था। अगला प्रश्न था 10वां प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्न में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जाती है? ऑप्शन ए तापीय सक्रियता, संघट्ट आयनीकरण, प्रकाशिक सक्रियता, अशुद्धि अंतःक्षेप। तो ऑप्शन डी सही था, अशुद्धि अंतःक्षेप। 10वीं यूनिट वो लास्ट यूनिट से हमारे पास प्रश्न है आयोग से 10 प्रश्न पूछे गए थे, जो इस प्रकार हैं। पहला था,
राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर था मुख्यमंत्री। सेकेंड था मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? तो आंसर था 5। प्रश्न 3 है हमारे पास, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। तो ऑप्शन ए, मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। कथन सेकेंड था आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है। आंसर था, आयोग ने इसके 2 आंसर सही माने। आंसर सी, कथन सेकेंड और कथन फर्स्ट की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन डी था, दोनों कथन फर्स्ट और सेकेंड सत्य हैं। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आयोग से, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। फिफ्थ क्वेश्चन आयोग से है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ पर विनिर्दिष्ट हैं? तो संविधान की 2वीं अनुसूची में वर्णित है। छठा प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का कब अस्तित्व में आया? तो यह क्वेश्चन आयोग ने डिलीट कर दिया, क्योंकि कब अस्तित्व में आया इसकी डेट जब वो अधिनियम आया गया होगा, और आयोग ने ऑप्शन में वह डेट दी थी जब अधिनियम लागू किया गया था, इसलिए आयोग ने वो क्वेश्चन डिलीट कर दिया। सातवां प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर था भारत के प्रधानमंत्री। आठवां प्रश्न है, सतर्कता सातवां प्रश्न था आयोग से, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर था भारत का प्रधानमंत्री। आठवां प्रश्न था, सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसी को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है? आंसर था के संतानम समिति की सिफारिश पर सीवीसी की स्थापना की गई थी। नौवां प्रश्न था आयोग से, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया? तो अनुच्छेद 338 के अंतर्गत। 10वां और लास्ट प्रश्न था आयोग से, निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? ऑप्शन था, पत्रकारिता क्षेत्र का व्यक्ति बन सकता है, विधि क्षेत्र का व्यक्ति बन सकता है, सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र का व्यक्ति बन सकता है, लेकिन डी ऑप्शन था, राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नहीं बन सकता। तो ये हमारे आयोग से रिलेटेड 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब 2 प्रश्न ऐसे जो स्पष्ट सिलेबस में नहीं लिखे गए हैं, जैसे संगठन, वर्ल्ड लेवल पर जो संगठन है, इससे प्रश्न था, खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में अवस्थित है? तो आंसर था रोम। और एक पूछा गया योजना से रिलेटेड प्रश्न था, 2017 से आरंभ सौभाग्य योजना निम्न में से किस मंत्रालय से संबंधित है? तो आंसर था विद्युत मंत्रालय। आयोग को हर बार संगठन और योजना से क्वेश्चन पूछता है, तो योजना और संगठन तो हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। 14 प्रश्न ऐसे थे जिनमें सही नहीं पूछा है आयोग ने, तो इस जब भी पेपर सॉल्व करते हो नहीं है, गलत है, सही है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर जल्दी जल्दी में हम पढ़ लेते हैं और इस पर ध्यान नहीं देते तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। यह हमारा इस प्रकार का PSC का सिलेबस हो गया। मोटा मोटा यही है कि सिलेबस के हिसाब से पढ़ो, सिलेबस से बाहर अब आयोग नहीं पूछ रहा है। मेंस का सिलेबस, मेंस के पेपर भी सिलेबस के हिसाब से ही पूछ रहा है, और प्री का इस बार देख लिया है जो सिलेबस में लिखा है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं है। सिलेबस की लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन उठाए गए हैं और हर यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सब यूनिट पढ़ना अनिवार्य है। करंट पर भी थोड़ा ध्यान देना है, करंट के अंतर्गत खेल पर और जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, घटनाएं हैं या कोई सबमिट वगैरह हो रही है, और करंट के अंतर्गत स्पेशल MP से भी पूछ रहा है और भारत से भी पूछ रहा है, तो दोनों का करंट देखना ज़रूरी है। बस यही है कि सिलेबस के हिसाब से पढ़ो, पेपर सरल लगेगा। इस प्रकार हो गया।